जैसे ही दिल्ली जैसी लाल किले वाली जो घटना अभी हुई है, ऐसी ही कोई और घटना होती है, ऐसी घटना होती है, तो तुरंत क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि ये खबर जो है हर मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों पर फैल जाती है। लोग वीडियो डालने लगते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो। चैनलों पर बहसें शुरू हो जाती हैं। हर कोई अपनी अपनी राय बताने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे समय में, ऐसे संवेदनशील समय में समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया पर जो कानून है भारत का, वो क्या कहता है? क्या समाचार चैनल सब कुछ तुरंत दिखा सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के वीडियो को डाल सकता है? या फिर ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में कुछ सीमाएं तय की गई हैं भारतीय कानून के अंदर, ताकि जो जनशक्ति है, जन शांति है, जांच की गोपनीयता बनी रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे। आज हम समझने वाले हैं भारत में ऐसे समय में प्रेस, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर आप जानने वाले हैं क्या करना उचित है और क्या नहीं, और हमारा कानून कैसे अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाता है। जैसे ये रेड फोर्ट पे जो कार ब्लास्ट हुआ है, ऐसे समय के अंदर मीडिया की क्या जिम्मेवारी है, आप और मेरी क्या जिम्मेवारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वो सभी कुछ हम कवर करने वाले हैं जो लॉ के अंदर बताया गया है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है? आप मुझे समझ पा रहे हैं? तो एक बार थम्स अप करके चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेस की स्वतंत्रता और उस पर नियंत्रण के बारे में कानून क्या कहता है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए है, उसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ जो 1985 का केस था, उसके अंदर यह बोला था कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड के तहत ही आएगी, और प्रेस को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर कोई यह कह देता है मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कह दूं तो मेरा काम चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। ये जो स्वतंत्रता है ये पूर्ण रूपेण नहीं है, इसके साथ कुछ सीमाएं भी बंधी हुई हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे कि अनुच्छेद 19 संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, उसके खंड 2 के अंदर क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि जो राज्य की संप्रभुता होगी, अखंडता होगी, जन स्वास्थ्य, जन व्यवस्था होगी, और उसके साथ साथ शालीनता और राज्य की सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों के हित में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यदि कोई समाचार या कोई पोस्ट जो है वो जन मानस के अंदर घबराहट फैला रहा है, ओवर सेंसेशनलाइज चीजों को कर रहा है, या फिर जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाधा पहुंचा रहा है, या फिर सुरक्षा को हानि पहुंचा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को हानि पहुंचा रहा है, तो सरकार ऐसी खबरों के प्रसारण और प्रचार के अंदर रोक लगा सकती है। यही वो आधार है जो स्वतंत्रता और जिम्मेवारी दोनों को साथ लेकर चलता है। अब बताइएगा, आपका कोई अभी यहां तक कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है अपना थम्स अप करके एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं समाचार पत्रों की, अखबारों की, और जो प्रिंट मीडिया है यानी कि मैगजीन वगैरह है, उसके बारे में भारत के अंदर क्या कानून है उसको समझते हैं। भारत में जो मुद्रित प्रेस है यानी कि जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स हैं, उनकी जो निगरानी है वो कौन करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, और कौन से कानून के तहत करती है? प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत
एक जो वैधानिक संस्था है वो इनके नियामन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस परिषद द्वारा जारी पत्रकारीय आचरण के मानदंड जो हैं वो 2022 के अंदर आए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी यानी कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटेग्रिटी को प्रभावित करने वाली घटनाओं के समय समाचार पत्रों को अनुमान या फिर सनसनी फैलाने वाली रिपोर्टिंग से साफ बचना चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बिना प्रमाण के बात प्रकाशित न की जाए, ऐसी जानकारी ना दी जाए जिससे जांच या जन सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे चित्र या दृश्य ना छापे जाएं जो लोगों में भय या भ्रम फैलाएं। देखा होगा आपने, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप लाइव विजुअल ना दिखाएं, है ना, आपको याद होगा। मगर जब ये कल रेड फोर्ट वाला मामला हुआ, इसके बाद हमने एक बहुत ही चीज देखी और उसी वजह से शायद मेरे मन में यह विचार आया कि आपके साथ इस कानून पर विस्तृत चर्चा की जाए। जो हमारी प्रेस मीडिया है वो दिखा रही थी एनएसजी कमांडो के फेसेस। एनएसजी कमांडो के फेसेस नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों के अंदर काम करते हैं। उनकी गोपनीयता बनाना बहुत जरूरी होता है। वो हर समय मास्क लगाकर रखते हैं। जब उन्होंने मास्क वो चेंज कर रहे थे उस समय उनके विजुअल्स दिखाए जा रहे थे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, इन जो हमारी जो मीडिया है इन मानकों का बहुत बार पालन भी नहीं करती। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने देखा था। लाइव जब हम टीवी की बात करेंगे, टीवी न्यूज रिपोर्टिंग के ऊपर जो कानून है उनके बारे में बात करेंगे, तो आपको याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय टीवी चैनलों पर क्या खबरें आ रही थी विजुअल की, भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में। अपनी बिना वेरीफाई किए खबरें चला रहे हैं तो अपनी विश्वसनीयता ही खोई है। तो समझिएगा, वापस से हम अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर आते हैं। मैंने आपको यह बताया कि जो समाचार पत्र हैं वो कभी भी किसी भी अनुमान या फिर सनसनी फैलाने वाली रिपोर्टिंग से उन्हें बचना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि बिना प्रमाण के कोई भी बात प्रकाशित न की जाए और ऐसी जानकारी न दी जाए जिससे जांच या फिर जन सुरक्षा पर प्रभाव पड़े। यदि कोई पत्र या फिर पत्रकार इन मानदंडों का, यानी कि कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई रिपोर्टर जो है इन मानदंडों का उल्लंघन करता है तो उसे जो प्रेस काउंसिल है वो उसे चेतावनी दे सकती है या फिर ऐसे पत्रकार की निंदा पत्र जारी कर सकता है या उसको कुछ हद के लिए बर्खास्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता के साथ साथ आचार और मर्यादा का पालन भी करना अनिवार्य होता है। अब बात करेंगे जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, दूरदर्शन है, समाचार चैनल हैं, इनके प्रसारण के थ्रू जो चलती हैं खबरें, उसके रेगुलेशन की अगर हम बात करें, टीवी न्यूज और ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें, तो इसके ऊपर जो भारत का कानून है वो है केबल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, केबल टीवी एक्ट ऑफ 1995। इसका हिंदी नाम मैं आपको बता देता हूं कि केबल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम है 1995 का, और इसके साथ साथ केवल टीवी नेटवर्क के रूल्स भी हैं जो 1994 के हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर ऐसी लाइव टीवी रिपोर्टिंग के लिए या फिर टीवी चैनलों के माध्यम से जो रिपोर्टिंग की जाती है उसके ऊपर लगते हैं ये वाले कानून। टेलीविजन और समाचार चैनलों के लिए केवल दूरदर्शन नेटवर्क, केबल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 और उनके नियम जो हैं वो 1994 वाले जो हैं वो लागू होते हैं। इसका जो नियम 6 है और उपनियम 1 का सब क्लॉज ई ये कहता है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हिंसा को बढ़ावा दे या फिर कानून व्यवस्था को भंग करे या फिर राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करे, यानी कि एंटी नेशनल जो एंगल है उसको प्रस्तुत करे। आप ऐसा कोई भी विजुअल नहीं दिखा सकते। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो ये रूल 6 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है, क्या कहता है कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या कानून व्यवस्था को भंग करता हो या फिर राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता हो। संवेदनशील घटनाओं के समय, जैसे अभी ये रेड फोर्ट कार ब्लास्ट केस हुआ है या इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय,
पहलगाम अटैक के समय सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है वो विशेष दिशा निर्देश भी जारी करता रहता है, समय समय पर टीवी न्यूज चैनल्स के लिए जारी कर सकता है। जैसे कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जहां पर क्राइम हुआ है, वहां पर बिना अनुमति के आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद है कि जब सेना की मूवमेंट वगैरह हो रही थी तो मिनिस्ट्री के द्वारा स्पष्ट संदेश दे दिया गया था कि जब फौजी जा रहे हो या फिर कोई ऐसी मूवमेंट हो रही हो सेना की, उसके आप लाइव विजुअल्स नहीं दिखा सकते हैं। कारणों और आरोपों पर जो है वो अनुमान न लगाया जाए, ये भी दिशा निर्देश आते हैं समय समय पर। और समाचार केवल जो है वो अधिकृत एजेंसियों से जो प्राप्त पुष्टि पर ही आपको चलाना है, ऐसी गाइडलाइन सरकार दे सकती है टीवी न्यूज चैनल्स के लिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चैनल पर कार्रवाई की जा सकती है। अब कार्रवाई क्या हो सकती है? अस्थायी रूप से चैनल का प्रसारण रोका जा सकता है, उसे कारण बताओ नोटिस या फिर जुर्माना जारी किया जा सकता है, और गंभीर मामलों में चैनल का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। इसलिए जो टीवी चैनलों की भूमिका है सुरक्षा देना है, परंतु संयम और सत्यता के साथ। सूचना भी देना है और उसके साथ साथ क्या है इनकी ड्यूटी कि संयम और सत्यता के साथ देना है। अब जो टीवी न्यूज चैनल का जो रूल सेक्शन नंबर 4 है, इसके बारे में बात करते हैं। अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका आईटी एक्ट की बात आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात आ जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से कानून लगते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईटी रूल्स जो हैं 2021 के इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, जिनको हम नॉर्मली आईटी रूल्स कहते हैं 2021 के, ये दोनों लागू होते हैं। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इन सभी के ऊपर लागू होते हैं। इन सोशल मीडिया मंचों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का और उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है 2021 की, ये लागू होती हैं। इन नियमों में क्या बोला गया है? इन नियमों में बताया गया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे विषय वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकता जो जन व्यवस्था को खतरे में डाले, असत्य जानकारी फैलाएं, फेक न्यूज को फैलाएं, या फिर समाज में जो एक दूसरे के खिलाफ जो विद्वेष है उसको फैलाए, मतलब एनिमोसिटी बढ़ाए। यदि ऐसा कोई संदेश या फिर मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है तो उसे 36 घंटे के अंदर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना अनिवार्य है। जैसे ही सरकार की तरफ से आदेश आएगा कि ये जो कंटेंट है ये रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो उस कंसर्न्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे 36 घंटे के अंदर हटाना ही हटाना होता है। अब बड़े मंचों जैसे कि फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, एक्स हो गया, या फिर आपका बात करें तो व्हाट्सएप हो गया, इन सभी को जो शिकायत अधिकारी है वो भी नियुक्त करना है और सरकारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो सूचना और प्रौद्योगिक मंत्रालय है तथा सूचना मंत्रालय मिलकर क्या करते हैं, इन प्लेटफॉर्मों पर जो प्रसारित जो झूठी सूचनाएं हैं उन पर निगरानी रखते हैं। और ऐसे मामलों में PIB यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तथ्य जांच इकाई, जो फैक्ट चेक है, आपने देखा होगा अगर आप एक्स चलाते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, मतलब ट्विटर चलाते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, तो वहां पर PIB फैक्ट चेक एक स्पेशल पेज है जो झूठी खबरें के बारे में ही बताता है कि हाँ भाई ये झूठी खबर है। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो, उसके अंदर आता है, MIB मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2016 का एक महत्वपूर्ण केस है, उसमें यह बताया था कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति भी स्वतंत्रता सुरक्षित है। उसके अंदर अगर कोई आप बात बोल रहे हो, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बात कर रहा हूं आपसे, और मैं कोई सेंसेशनलाइज चीजों को नहीं कर रहा, तो यहां पर क्या है, मेरी जो आवाज है, जो मेरा बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर निहित है, उसके अंदर सुरक्षित है। परंतु जब बात राष्ट्रीय हित या फिर जन शांति की हो तो उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और यह संविधान सम्मत है। संविधान के अनुच्छेद 19 उपधारा 2 के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इसलिए जो सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट करने की आजादी है, परंतु उसको वेरीफाई करने की जिम्मेवारी भी है। अब
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका विचार जानना चाहता हूं। क्या ऐसे समय के अंदर सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं संवेदनशील घटनाएं, जैसे कि अभी ये रेड फोर्ट कार ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले पहलगाम अटैक हुआ। इस समय पर कैसे दिशा निर्देश, जो विशेष गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कोई गंभीर जांच या फिर आपात स्थिति चल रही हो तो कुछ विशेष सरकारी और न्यायिक दिशा निर्देश उस समय अपने आप लागू हो जाते हैं। दिशा निर्देश क्या हैं? जैसे सरकारी परामर्श की बात करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 2025 में जब पहलगाम का समय चल रहा था, उस समय सूचना मंत्रालय ने सभी चैनलों को निर्देश दिया था कि संवेदनशील स्थलों जैसे वहां पर आप अनाधिकृत वीडियो ना चलाएं। केवल दिल्ली पुलिस या फिर अधिकृत एजेंसियों से प्राप्त पुष्टि पर ही आधारित समाचार चलाया जाए। और न्यायिक दृष्टिकोण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, जो 1994 का महत्वपूर्ण केस है, आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1999 के लैंडमार्क केस के अंदर कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता में ये अधिकार नहीं होगा जो जन सुरक्षा और न्याय को प्रभावित करता हो। इसी प्रकार एक और केस है सहारा इंडिया बनाम सेबी का, जो 2012 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतें कुछ समय के लिए समाचारों के प्रसारण पर भी रोक लगा सकती है। अर्थात जब पुलिस और कोर्ट मीडिया से संयम की अपील करती है तो ये सेंसरशिप नहीं है बल्कि संवैधानिक सावधानी है। अब बात करेंगे हम मीडिया के नैतिकता की, एथिक्स कोड ऑफ मीडिया की। किसी की निजता भंग करने वाली रिपोर्टिंग से मीडिया को हमेशा बचना चाहिए। पीड़ित या फिर गवाह का नाम बिना सहमति के प्रकाशित नहीं करना चाहिए और दुखद दृश्य दिखाने में संयम बरतना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्यों आवश्यक है मीडिया का रेगुलेशन, मीडिया को नियंत्रित करना क्यों कानून के तहत आवश्यक है। कानूनी नियंत्रण का उद्देश्य, यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, यह नहीं है कि किसी की आवाज को दबाया जाए, बल्कि विश्वसनीयता, व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना है। ऐसे समय में अफवाहें सच्चाई से कहीं तेज फैलती हैं। एक गलत संदेश जो है वो जन घबराहट तक पैदा कर सकता है और ऐसे मामलों के अंदर जांच को भी प्रभावित कर सकता है या फिर निर्दोष व्यक्ति जो सच में जिसने कसूर नहीं हो उसको भी दोषी ठहरा सकता है। एक और बात कर लेते हैं कि जो जनता का जानने का अधिकार है, जो राइट टू नो है, और दूसरी तरफ जनता का सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। इन दोनों अधिकारों के बीच में भी संतुलन बनाना होता है न्यूज मीडिया चैनल्स को। जब मीडिया जिम्मेवारी से काम करता है, राइटफुल तरीके से काम करता है, तो लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, वो और स्ट्रांग होती है। और जब मीडिया लापरवाही दिखाता है तो जनता का भरोसा टूटता है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर देखा था, मीडिया ने लाइव विजुअल और क्या क्या खबरें टिकर चला दिए कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई, नेवी ने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस वजह से मीडिया की विश्वसनीयता भी तो कम ही हुई है ना। अब बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं मीडिया लॉ और एथिक्स पर। जब भी कोई सेंसिटिव घटना, जैसे कि अभी ये दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट हुआ है, इस समय पर जो लागू कानून होते हैं उसके बारे में एक बार फटाफट से निष्कर्ष करते हैं। जो प्रिंट मीडिया है वो किसके तहत आता है? वो प्रेस काउंसिल्स एक्ट 1978 के तहत आता है। और जो टीवी न्यूज़ है वो केबल टीवी एक्ट के तहत आते हैं। सोशल मीडिया आपका आईटी एक्ट और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत आता है। और जो बाकी के दूसरे मीडिया हैं, सभी मीडिया हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी प्राप्त है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगली बार जब किसी संवेदनशील घटना पर कुछ देखें या फिर आप किसी के साथ कुछ साझा करें तो याद रखिए, जिम्मेवारी ही वास्तविक शक्ति है। यदि ये जानकारी जो हमने आपके साथ इस सेशन के अंदर शेयर करी है पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप और किस मुद्दे पर डिस्कशन चाहते हैं। 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप किस पर चाहते हैं? फेक न्यूज़ पर डिस्कशन चाहते हैं, उस पर क्या कानून लगना चाहिए, या फिर डिजिटल इंडिया विधेयक के जो क्या इफेक्ट होंगे उसके ऊपर आप सेशन चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सजग रहिएगा, संवैधानिक रहिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।